वेलकम टू द क्लास ऑफ पावर बीआई। तो आज हम सीखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन पावर बीआई और कौन कौन से डेटा सोर्सेज सपोर्टेड हैं पावर बीआई में। तो आगे बढ़ते हैं जी। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो डेटा सोर्सेज हैं पावर बीआई में वो हैं एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट फाइल्स। और डेटाबेसेस की बात करें तो एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर डेटा सोर्सेज और भी हैं जो हम पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दो मोड्स होते हैं जब किसी भी डेटा सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं पावर बीआई के साथ। एक है इंपोर्ट मोड और दूसरा है डायरेक्ट क्वेरी मोड। इंपोर्ट मोड में क्या होता है कि जो आपकी डेटा है वो डायरेक्टली पावर बीआई में लोड हो जाती है, वो वहीं पे लोकली रिजाइड करती है। जबकि डायरेक्ट क्वेरी मोड में सोर्स के साथ पावर बीआई को कनेक्ट होना पड़ता है। इंपोर्ट मोड का फ़ायदा ये है कि आपकी डेटा क्विकली लोड होती है, मतलब इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ लोडिंग योर डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन पावर बीआई। इसका ड्रॉबैक ये है इंपोर्ट मोड का कि अप टू डेट डेटा आपकी या लेटेस्ट डेटा नहीं होती। और डायरेक्ट क्वेरी मोड का फ़ायदा ये है कि आपको फ्रेश डेटा मिलती है। जैसे ही आप पावर बीआई में किसी भी डैशबोर्ड या रिपोर्ट को लोड करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो लेटेस्ट डेटा आपको मिलती है। जबकि ड्रॉबैक डायरेक्ट क्वेरी मोड का ये है कि आपकी डेटा लोडिंग टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। अगर आपकी जो डेटा है या आपके ईआरपी सिस्टम्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहते हैं, ट्रांजेक्शनल सिस्टम्स हैं, विद इन एवरी सेकंड एंड एवरी मिनट और एवरी आवर आपकी डेटा जो है वो जनरेट होती रहती है, तो इट्स प्रेफरेबल टू यूज़ डायरेक्ट क्वेरी मोड। जबकि आपकी डेटा अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जनरेट या नहीं होती रहती, अपडेट नहीं होती रहती, तो यू कैन यूज़ इम्पोर्ट मोड विच बेसिकली लोड्स द डेटा इनटू पावर बीआई। आगे चलते हैं, कौन कौन से कॉमन टास्क हैं पावर बीआई में ट्रांसफॉर्मेशन के जो हम परफॉर्म करते हैं। नल वैल्यूज़ जो हमारी डेटा में होते हैं उनको रिमूव करते हैं, डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव करते हैं, कॉलम्स को स्प्लिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलम में आपकी एड्रेस है जिसमें एड्रेस में आपकी हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर आ जाता है, प्रोविंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, कंट्री नेम आ जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें से कंट्री को या प्रोविंस को या तहसील को या डिस्ट्रिक्ट को एक्सट्रैक्ट करूं, तो स्प्लिट करके आप उसको कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट किसी भी वैल्यू को। मर्ज इसका वाइस वर्सा है कि किसी भी दो कॉलम्स को एक साथ कंबाइन करने के ऑपरेशन को हम मर्ज बोलते हैं। डेटा टाइप्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि बिफोर विजुअलाइजिंग योर डेटा ऑलवेज क्लीन योर डेटा। ठीक है, बिफोर एनालिसिस रिमूव अननेसेसरी कॉलम्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। से सपोज आपके टेबल में 20-30 कॉलम्स हैं लेकिन आपका काम सिर्फ 10 कॉलम्स में है, तो रेस्ट ऑफ द कॉलम्स को आप रिमूव कर सकते हैं। अप्लाई कंसिस्टेंट नेमिंग कन्वेंशन अक्रॉस योर टेबल्स एज वेल एज अक्रॉस ऑल द कॉलम्स विद इन अ टेबल। यूज़ फिल्टर्स टू लिमिट डेटा वॉल्यूम्स। अगर आपकी डेटा में से सपोज 2010 से लेकर 2020 तक की डेटा है और आपको सिर्फ 2016 से ऑनवर्ड्स वाली डेटा पे काम करना है, तो आप फ़िल्टर करके डेटा को लिमिट कर सकते हैं ताकि आपकी जो एनालिसिस है और प्रोसेसिंग जो डेटा पे परफॉर्म हो रही है वो ज़्यादा क्विकली परफॉर्म हो। कॉमन पिटफॉल्स, कौन से कॉमन मिस्टेक्स जो डेटा एनालिस्ट परफॉर्म करते हैं। नल वैल्यूज़ को ओवरलुक कर लेते हैं या इनवैलिड वैल्यूज़ को ओवरलुक कर लेते हैं, जो कि एक एनालिसिस में या विजुअलाइजेशन में इशू क्रिएट कर सकते हैं। फॉरगेटिंग टू सेव द ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कभार हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं लेकिन उनको सेव नहीं करते। तो बढ़ते हैं आगे, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले गेट डेटा करेंगे हम पावर बीआई में, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म्स में हम टेबल या के नाम चेंज करेंगे और उनमें कॉलम्स के नाम चेंज करके देखेंगे। रिमूव कॉलम्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन द कॉलम नेम्स को रिमूव करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा जो एक्शंस हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में परफॉर्म करते हैं वो रिकॉर्ड होते जाते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा एडिशनल कॉलम ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट से ऐसी कोई डेटा जैसे कॉस्ट हो गई, ओवरऑल कॉस्ट हो गई, वो आपकी टेबल में नहीं है, तो अगर आपकी टेबल में क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एक्स्ट्रा कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं। जो टेबल्स यूज़ में नहीं है उनको हम उनकी लोडिंग डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पावर बीआई की तरफ। अच्छा, इनके अलावा अगर हम आगे देखें, दो और ऑपरेशंस हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। एक है मर्ज ऑपरेशन, दूसरा है अपेंड ऑपरेशन। तो मर्ज ऑपरेशन में बेसिकली एक कॉमन फील्ड दोनों टेबल्स में होनी चाहिए जो दो टेबल्स को कंबाइन करती हैं कॉमन कॉलम के बेसिस पे। जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की हो गया, उसके बेसिस पे दोनों टेबल्स को हम कंबाइन कर रहे होते हैं। इस मर्ज में, ये मर्ज ऐसे ही है जैसे डेटा बेसिस में ज्वाइन का ऑपरेशन होता है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो गई, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन। और अपेंड ऐसे ही है जैसे डेटाबेसेस में यूनियन हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किसी भी दो टेबल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, उनकी डेटा को कंबाइन करने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए और उनके डेटा टाइप्स भी सेम होने चाहिए, तभी आप उन दोनों टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं। चलते हैं आगे, ये एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं पावर बीआई में हम।
पावर बीआई में आ गए, ब्लैंक रिपोर्ट को क्लिक करके होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। देन एक्सेल वर्कबुक को हम क्लिक करेंगे और ये सेल्स डेटा इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। जैसे ही लोड होगी, अच्छा ये नेविगेटर आपके सामने आ गया है। इसमें लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो मुख्तलिफ टेबल्स आपको शो हो रही हैं। अब जो ब्लू हेडर के साथ, ब्लू हेडर वाले आइकन के साथ आपको टेबल्स शो हो रही हैं, ये बेसिकली टेबल्स हैं। और इनके नीचे जो बगैर ब्लू हेडर के साथ आइकन्स हैं, ये वर्कशीट के नाम हैं। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोडक्ट वाली वर्कशीट को क्लिक करके देखें प्रीव्यू में, तो देखें इसमें 2 टेबल्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इनको लोड करना हमारे लिए फीजिबल नहीं है और यूज़फुल भी नहीं है। तो इट्स बेटर टू लोड द टेबल्स। कस्टमर की टेबल हो गई, प्रोडक्ट की टेबल, सेल्स। ठीक है, सेल्स का अगर आप प्रीव्यू देखें, इस जो टेबल अंडरस्कोर सेल्स वाली डेटा है, तो 2000 से लेकर यहाँ पे डेटा है 2003 तक। ठीक है, 2003 ये मैंने एक्सेल में इस डेटा को मैं ऑलरेडी प्रीव्यू कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ 2003 तक है। और जो सेल्स 6 वाली टेबल है, इसमें 2004 से लेकर 2007 तक की डेटा है। और जो टेबल 67 सेल्स 67 वाली टेबल है, इसमें 2008 से लेकर 2010 तक की डेटा है। तो इन तीनों टेबल्स, क्योंकि डेटा सेम पड़ी हुई है लेकिन ड्यूरेशन डिफरेंट है, तो इन तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं थ्रू अपेंड ऑपरेशन। तो इन 5 टेबल्स को मैं क्लिक करके ट्रांसफॉर्म को क्लिक करूंगा। इससे पहले हम लोड कर रहे थे क्योंकि डेटा ऑलरेडी क्लीन फॉर्मेट में थी, और लोड करके उसके हम विजुअल्स बना रहे थे और डिफरेंट इंसाइट्स बना रहे थे। लेकिन इस स्टेज पे हम ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसफॉर्म को क्लिक किया तो पावर क्यूरी एडिटर मोड में हम आ जाएंगे। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशन हैं, हम इस पावर क्यूरी एडिटर में परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल का नाम चेंज करूंगा। इस टेबल को क्लिक करके राइट क्लिक भी कर सकता हूं। राइट क्लिक करके रीनेम को क्लिक करेंगे तो हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। टेबल अंडरस्कोर को रिमूव करके सिर्फ कस्टमर इसका नाम रखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैंने टेबल को क्लिक किया, सेलेक्ट किया, और राइट साइड पे क्यूरी सेटिंग के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पे इस टेबल अंडरस्कोर को रिमूव करके सिर्फ प्रोडक्ट इसका नाम रखा। और इसका हम नाम रख देते हैं टेबल अंडरस्कोर सेल्स की जगह पे सेल्स 2000 to 2003। और दूसरी टेबल जो है वो सेल्स 2004 to 2007। ठीक हो गया, और जो इसको ओके कर देते हैं, इंटर। और जो लास्ट वाली टेबल है, ये यहाँ पे हमारी डेटा है सेल्स 2008 to 2010। इंटर कर दिया इसको। ठीक है, टेबल्स को हमने रीनेम कर दिया। अगर किसी कॉलम को हमने रीनेम करना हो तो वो कैसे करेंगे? मैं कस्टमर की टेबल में आ गया, यहाँ पे नेम पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं, और डबल क्लिक करके भी इसको रीनेम कर सकते हैं। इसका हम नाम रखते हैं कस्टमर नेम। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अगर प्रोडक्ट की टेबल में हम आ जाएं तो स्प्लिट कैसे करते हैं एक कॉलम को 2 कॉलम्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिलिमीटर्स। अब वो डिलिमीटर स्पेस हो सकता है, या यहाँ पे इस केस में डैश हो सकता है। तो हम 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, जिसका जो फर्स्ट पोर्शन है इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड वो एक कॉलम में आ जाए, और जो दूसरा पोर्शन है प्रोडक्ट का नाम वो दूसरे कॉलम में आ जाए। तो इस प्रोडक्ट नेम को हम सिलेक्ट करेंगे। टॉप पे होम टैब में ही स्प्लिट कॉलम आपको मिलेगा। यहाँ पे बाय डिलीमीटर को क्लिक करेंगे, या बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाय डिलीमीटर वो स्प्लिट हो जाए। तो इसको मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट और इंटर डिलीमीटर। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो कुछ डिलीमीटर प्रोवाइडेड है ये सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कस्टम में जाके बाय डैश डिलीमीटर हो, और स्प्लिट एट विच प्लेस द स्प्लिट ऑपरेशन शुड बी अप्लाइड। तो मैं चाहता हूँ लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर पे अप्लाई हो। राइट मोस्ट डिलीमीटर पे भी कर सकते हैं, या ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर, अगर मोर देन 1 डिलीमीटर है वहाँ पे तो वो ईच अकरेंस पे उसको स्प्लिट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर पे स्प्लिट परफॉर्म हो। इसको सिलेक्ट करके ओके को प्रेस करेंगे तो ये देखें 2 कॉलम्स में आपका एक कॉलम डिवाइड हो गया। अब इन कॉलम्स को मैं डबल क्लिक करके रीनेम करूँगा। प्रोडक्ट नेम की जगह पे इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट टाइप, और इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा कैलकुलेटेड कॉलम या कस्टम कॉलम हम कैसे ऐड कर सकते हैं, तो अभी देखते हैं हम वो। ट्रांसफॉर्म में नहीं, ऐड कॉलम्स में जाके कस्टम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। एक न्यू कॉलम कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट कॉस्ट एंड लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसका हम नाम रख देते हैं लेट्स से टोटल प्राइस, और इज इक्वल टू प्रोडक्ट कॉस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से डबल क्लिक करके मल्टीप्लाई करें इसको लिस्ट प्राइस के साथ, इसको डबल क्लिक करके
फार्मूला एडिटर में ऐड कर देंगे अब और इसको ओके करेंगे। तो आप देखें एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है जो कि प्रोड्यूस हुआ इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी। अब इसका डेटा टाइप ऊपर अगर हम देखें तो ABC 1 2 3 मतलब एनी डेटा टाइप यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। इसका डेटा टाइप हम चेंज करके दूसरा रखना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगा, इसको हमने सिलेक्ट किया टोटल प्राइस को, ट्रांसफॉर्म में गए, डेटा टाइप में जाके इसका हम रख देते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसे लिस्ट प्राइस का डेसिमल नंबर रखा हुआ है यहाँ पे भी डेसिमल नंबर रखा हुआ है, ऐसे ही टोटल प्राइस का भी डेसिमल नंबर रखेंगे। इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। टोटल प्राइस को हमने सेलेक्ट किया, राउंड ऑफ कहाँ, ये रहा नंबर कॉलम वाले सेक्शन में, राउंडिंग को क्लिक करेंगे, देन राउंड अप भी कर सकते हैं, राउंड डाउन भी कर सकते हैं। और राउंड अगर किसी डेसिमल वैल्यूज़ रखना चाहते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स रखना चाहते हैं तो राउंड को क्लिक करेंगे। कितने डेसिमल प्लेसेस तक वो राउंड करें, मैं कह रहा हूँ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करें। इसको 2 इंटर करके ओके करेंगे तो ये देखें वैल्यूज़ हमारी राउंड ऑफ हो गई। तो इस तरीके से हम कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कंडीशनल कॉलम हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ऐसा कोई हमें ऐसी मिल जाए वैल्यू या कॉलम मिल जाए जिस पे कंडीशनल कॉलम हम अप्लाई करें। कंट्री देखें, कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी। तो आ जाते हैं प्रोडक्ट पे ही हम अप्लाई करते हैं। ऐड कॉलम में जाएंगे और कंडीशनल कॉलम, हम टोटल प्राइस जो कॉलम हमने कंप्यूट किया है या ऐड किया है इस पे ही अप्लाई करते हैं एक कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम में आ गया। अच्छा, इसका नाम रखते हैं स्टेटस। कॉलम नेम, इफ़ कॉलम नेम टोटल प्राइस पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। इफ़ कॉलम नेम इज़ लेस देन 1 देन आउटपुट क्या होना चाहिए, लो। दूसरा क्लास ऐड करना चाहें, इफ़ टोटल प्राइस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन इसका हो मीडियम, स्टेटस हो मीडियम, एल्स इसका स्टेटस हो हाई। ठीक है, एल्स इफ टोटल प्राइस इज़ ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 हो तो लो, ग्रेटर देन 1 है तो मीडियम, उसके अलावा हाई हो। यहाँ हाई हम इधर ही रख देते हैं। चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये मीडियम लो लो हाई कहीं पे भी नहीं आ रहा दोबारा। अच्छा, राइट साइड पे अगर आप देखें तो जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, स्टेप्स परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। किसी भी स्टेप को अगर हम अंडू करना चाहें तो इस रेड क्रॉस को क्लिक करके अंडू कर सकते हैं। या किसी भी फार्मूले में वापस जाना चाह रहे हैं एडिट मोड में तो इस सेटिंग वाले आइकन को क्लिक करके या इसी स्टेप को डबल क्लिक करके हम वापस भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस क्लॉज को रिमूव करना चाह रहा हूँ, डिलीट करेंगे। तो अगर तो आपकी जो प्राइस है लेस देन 1 है तो लो हो, दूसरे केस में वो हाई हो। ठीक है, इसको कर देते हैं ओके। तो आपकी प्राइसेस देखें 1.181 से ऊपर है तो हाई है और ये वैल्यू 1 से नीचे है तो लो हो गई। ठीक है, तो ये राइट साइड पे आपके स्टेप्स रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। तो इस तरह से हम कंडीशनल कॉलम भी ऐड कर सकते हैं आपकी टेबल में। अच्छा, ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते जा रहे हैं होम टैब में आके इनको अप्लाई भी करेंगे। जब क्लोज़ करना हो तो क्लोज एंड अप्लाई करेंगे और जब सिर्फ सेव करना हो तो इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अपेंड कैसे करते हैं हम टेबल्स को। जैसा कि लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो 3 टेबल्स हैं, सेल्स 2000 से लेकर 2010 तक हैं, जो 3 डिफरेंट टेबल्स में डेटा पड़ी हुई है। अब इन तीनों टेबल्स को मुझे अपेंड करना है, ऐड करना है इनकी डेटा को एक ही टेबल में। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले मैं पहली टेबल को सिलेक्ट करूंगा, सेल्स 2000 to 2003 वाली को। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर देखें टॉप राइट कॉर्नर में मर्ज क्यूरीज एंड अपेंड क्यूरीज के ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें। तो अपेंड क्यूरी को मैं क्लिक करूंगा और अपेंड क्यूरी को ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सेल्स जो पहली टेबल है उसी में रिमेनिंग टेबल्स ऐड हो जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अलग इनकी टेबल बने, टेबल को यहाँ पे क्यूरी का नाम दिया गया है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अलग क्यूरी बने, अलग टेबल बने जिसमें ये तीनों टेबल्स ऐड हों। तो मैं करूँगा अपेंड क्यूरीज एज अ न्यू। ठीक है, कितनी टेबल्स हैं हमारी, 3 और मोर टेबल्स हैं। ठीक है, तो 2 टेबल्स होती तो 2 टेबल्स सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टेबल्स हैं तो 3 और मोर टेबल्स को मैंने सेलेक्ट किया। सेल्स 2000 to 2003 ऑलरेडी एडेड है। दूसरी टेबल को मैं सिलेक्ट करके इसको भी ऐड करूँगा इसके साथ, तीसरी टेबल को भी सिलेक्ट करके ऐड करूँगा इसके साथ। इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक हो गया, ये तीनों टेबल्स ऐड हो गई। इस क्यूरी का हम नाम चेंज करके डबल क्लिक करके
सेल्स रखेंगे। ठीक है, अगर हम इस टेबल पे ध्यान दें तो देखें सेल्स 2000 से लेकर 2010 तक की डेटा इस टेबल में आ गई है। अच्छा, इसी डेट, ये डेट का कॉलम है ना, ऑर्डर डेट, इसमें से अगर हमें मंथ या ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया ऑर्डर डेट को। अब आ जाऊँगा मैं एड कॉलम में। अब जैसे ही डेट सेलेक्ट, क्योंकि कॉलम की टाइप डेट है तो यहाँ पे डेट वाला जो फीचर है, ऑप्शन है, वो ऑन हो गया है। इसको मैंने किया क्लिक, और मुझे चाहिए इसमें से ईयर चाहिए, तो मैं ईयर को क्लिक करूँगा। ये ईयर हमारे पास आ गया। ठीक है जी, लोड मोर। अच्छा, ये देखें कौन कौन से ईयर्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। 2000, 2001, 2002 से लेकर 2010 तक जितने भी ईयर्स हैं वो यहाँ से एक किस्म का वेरिफिकेशन भी हमारी हो गई कि कौन कौन से ईयर की इस जो सेल्स वाली टेबल है जिसको हमने अपेंड किया ऊपर वाली तीनों टेबल्स को मिला के, इसमें कौन कौन से ईयर्स की डेटा है। तो ये 10 सालों की डेटा है, इसमें आ गई। इसको करेंगे हम ओके, क्योंकि ये वेरीफाई हो गई है। अच्छा, इसके अलावा किसी टेबल को कैसे हम डुप्लीकेशन कैसे रिमूव करते हैं किसी टेबल में से। लेट से प्रोडक्ट की में हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं, तो इस कॉलम को मैं ऐड कर सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके इसको रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक करूँगा, तो जितने भी डुप्लीकेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा लेट से अगर आपके पास थाउजेंड्स एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो वहाँ से कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसका एक तरीका तो ये है कि इसको फील्ड को हमने सेलेक्ट किया और फिर ट्रांसफॉर्म वाले टैब में आके ग्रुप बाय करेंगे। प्रोडक्ट की को हम काउंट करना चाह रहे हैं, काउंट रोज, ओके करेंगे। तो अब देखें कि प्रोडक्ट की जो 1 है वो 1 टाइम अपीयर हो रही है, 2 है वो भी 1 टाइम। अगर कोई की 2 मरतबा या 3 मरतबा रिपीट हो रही होती तो यहाँ पे वो ज़रूर दिखाता, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं है। तो इस स्टेप को हम कर देंगे अंडू, वापस आ जाएंगे अपनी प्रोडक्ट वाली टेबल में। ठीक है, किसी वैल्यू को अगर रिप्लेस करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। कस्टमर वाली टेबल में आके लेट से एड्रेस को मैंने सेलेक्ट किया, st डॉट, जैसे यहाँ पे एड्रेस में बार बार आ रहा है st डॉट, ये क्या है, इसको हम ये तो बेसिकली स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि फुल नेम यहाँ पे आए स्ट्रीट का, तो इसको सिलेक्ट करके मैं रिप्लेस वैल्यू में जाऊँगा। अगेन रिप्लेस वैल्यू को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं चाह रहा हूँ जो जहाँ पे st डॉट लिखा हुआ है st डॉट वो हो जाए स्ट्रीट। इसको हमने किया ओके। ठीक है, तो ये देखें जहाँ जहाँ पे st डॉट था वहाँ पे स्ट्रीट आ गया, यहाँ पे भी स्ट्रीट आ गया। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को रिप्लेस भी कर सकते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टैब में। इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑपरेशंस आर आल्सो अवेलेबल इन पावर क्वेरी एडिटर। कभी कभार हम जब डेटा को लोड करते हैं तो क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉलम के हेडर्स हैं वो फर्स्ट रो में अपीयर हो रहे होते हैं, और जो ऊपर है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से जो हेडर्स हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उस केस में यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर करेंगे तो एक्चुअल जो कॉलम के नाम हैं वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे। यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, हेडर में आ जाएंगे वो आपके जो रो में जो बेसिकली कॉलम के नाम आ जाते हैं पावर बीआई की लिमिटेशन की वजह से, तो वो हेडर में आ जाएंगे आपके कॉलम्स के नाम। ठीक है जी, इसके अलावा क्या रह गया इसमें, एड कॉलम में आए, व्यू में आए, होम में आए, तो एक चीज़ रह गई है मर्ज क्यूरीज़। तो मर्ज क्यूरीज़ बेसिकली मैंने आपको शुरू में बताया कि ऐसे ही है जैसे डेटाबेस में ज्वाइन का ऑपरेशन होता है, किसी भी 2 टेबल्स को आपस में मर्ज करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए ये यूज़ होता है। इसकी कंडीशन क्या है कि 2 टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम ज़रूर होना चाहिए, जैसे प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है जी, तो ये करके देखते हैं हम अभी। अच्छा, उससे पहले मर्ज क्यूरीज़ पे जाने से पहले अब जैसे देखें डेटा को हमने सेल्स में ट्रांसफ़र कर दिया ना, इन तीनों टेबल्स की डेटा को सेल्स पे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये टेबल्स हमारे काम की नहीं है। अब ये हम चाह रहे हैं कि बार बार लोड ना हो, तो इनको लोड इनका डिसेबल कर देना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इन तीनों टेबल्स को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल को होल्ड करते हुए, फिर राइट क्लिक करूँगा, मूव टू ग्रुप, न्यू ग्रुप को क्लिक किया, इसका नाम रखते हैं हम अनयूज्ड टेबल्स, ओके करेंगे तो इनका अलग ग्रुप बन जाएगा अनयूज्ड टेबल्स के नाम से। ठीक है, अब इनका बारी बारी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनका जो इनेबल लोड है उनको करते हैं डिसेबल।
कंटिन्यू। दूसरी टेबल को भी राइट क्लिक करके करते हैं इनेबल लोड को डिसेबल, कंटिन्यू। इसको भी राइट क्लिक करके इनेबल लोड को किया हमने डिसेबल। ठीक है, ये तीनों टेबल्स अब इनकी लोडिंग डिसेबल कर दी है, तो इंशाल्लाह ये अब लोड नहीं होगी जब भी पावर बीआई लोड होगा। अच्छा, इनको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ सिर्फ अप्लाई करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि मर्ज ऑपरेशन के लिए मुझे दो और टेबल्स लोड करनी पड़ेंगी ताकि मर्ज की हम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। इसको कर दिया अप्लाई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी टेबल्स लोड करने के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा रिपोर्ट मोड में। इसको कर देते हैं क्लोज। ये रिपोर्ट व्यू में हम आ गए और यहाँ से मैं डेटा को लोड करूँगा। गेट डेटा, देन एक्सेल वर्कबुक, वीक 3, मर्ज एंड अपेंड। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर्स अंडरस्कोर मर्ज और ऑर्डर्स अंडरस्कोर मर्ज, इन दो टेबल्स को मुझे मर्ज करना है, तो इनको मैं बारी बारी सिलेक्ट करूँगा। कस्टमर्स अंडरस्कोर मर्ज ओपन कर दिया। यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट किया, इसको मैंने किया लोड सबसे पहले। अब हम दूसरी टेबल को भी ऐसे ही गेट डेटा करके लोड करेंगे। एक्सेल वर्कबुक, ऑर्डर्स अंडरस्कोर मर्ज, ओपन को क्लिक किया। यहाँ पे ऑर्डर्स को सिलेक्ट किया, इसको भी करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम ट्रांसफॉर्म डेटा में अब जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर लोड करते तो मुझे दोबारा ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करके पावर क्वेरी एडिटर में आना पड़ता, तो मैं डायरेक्टली पावर क्वेरी एडिटर में आ गया। अब देखें, ये यहाँ पे कस्टमर्स और ऑर्डर्स की दो टेबल्स यहाँ पे ऐड हो गई हैं। कस्टमर्स में क्या क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, ईमेल आईडी है, ठीक है। और ऑर्डर्स में हमारे पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट और अमाउंट भी आ रहा है यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कस्टमर्स और ऑर्डर को ऐड करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। अब देखें, कस्टमर आईडी कॉमन है, एक में प्राइमरी की है, दूसरे में फॉरेन की है। कस्टमर को मैंने सेलेक्ट किया। ऊपर मर्ज करने के लिए मैं मर्ज क्यूरीज को क्लिक करूँगा, मर्ज क्यूरीज एज न्यू। अच्छा, पहली टेबल है हमारी कस्टमर्स और दूसरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करूँगा और ऑर्डर्स को सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉलम, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी। तो ये पहली टेबल्स में से भी मैं सिलेक्ट करूँगा, दूसरी टेबल में से भी मैं सिलेक्ट करूँगा कस्टमर आईडी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ज्वाइन का काइंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तो हम लेफ़्ट आउटर ज्वाइन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की नेचर क्या होती है, ऑल डेटा फ्रॉम फर्स्ट टेबल मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ठीक है। और अगर राइट आउटर ज्वाइन रखना चाह रहे हैं तो ऑल फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। से सपोज हम राइट आउटर ज्वाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ज्वाइन की काइंड, तो ऑल डेटा फ्रॉम सेकंड मतलब ये सारी डेटा आएगी, और मैचिंग डेटा फ्रॉम द फर्स्ट। तो जो मैचिंग डेटा है वो 101 मैच हो रही है, 102 मैच हो रही है, 103 मैच हो रही है, लेकिन 104 मैच नहीं हो रही, तो ये 104 वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं हम। ओके करेंगे। ये अब देखें 101 आ गई, 102, 103 आ गई, 104 नहीं आया। ठीक है, अब ऑर्डर्स की टेबल में से मैं चाह रहा हूँ कि और भी कॉलम्स आ जाएं, तो इस आइकन को मैं ऑर्डर्स में क्लिक करूँगा। कौन कौन से कॉलम्स आने चाहिए, सिर्फ कस्टमर आईडी को मैं अनचेक करूँगा, बाकी कॉलम्स सारे मैं चाह रहा हूँ कि ऑर्डर की टेबल में से आ जाएं इस टेबल में। इसको करूँगा मैं ओके। तो अब देखें सारे रिकॉर्ड आ गए ऑर्डर की टेबल में से भी, और कॉलम्स जो मैंने चेक किए हुए थे। ठीक है, ये एक नई टेबल यहाँ क्यूरी क्रिएट हो गई है, मर्ज वन। इसको भी रीनेम कर देते हैं, इसका नाम रखते हैं कस्ट सेल्स। ठीक है, तो एक नई टेबल क्रिएट हो गई है कस्ट सेल्स के नाम से, जो मर्ज करने के बाद या ज्वाइन करने के बाद हमने बनाई है। और ऊपर जो है सेल्स की टेबल है, जो हमने अपेंड करके 3 टेबल्स को बनाया था। ठीक है जी, तो इस तरह से हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई करके रिपोर्ट व्यू में वापस चला जाऊंगा, और डेटा व्यू में आके इस डेटा को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कस्ट सेल्स की डेटा ये रही, और सेल्स की डेटा आपकी ये रही। ठीक है, ऑर्डर्स की डेटा ये रही आपकी, प्रोडक्ट
अब रिपोर्ट व्यू में आके आप जितनी मर्ज़ी चाहें इनसाइट्स या विजुअल्स यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू।